बहुत सारे जो इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, आमतौर पे ये देखा गया है कि वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके बरक्स होती है। लोगों का ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि जी प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते, डिलीवरी नहीं होती उन प्रोजेक्ट्स की। तो गुलमोहर सिटी के लिए आपने क्या टाइमलाइन रखी हुई है? अक्सर लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड से भी बहुत डरते हैं। आप बतौर चेयरमैन उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको किस किस्म की गारंटी देना चाहते हैं? यूजुअली फ्रॉड थोड़ा सा होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? कनेक्टेड करंट्स वाइब्रेंट सिनेरियो के एक और एपिसोड में मैं हाजिर हूँ, और आज मैं जिन साहब से बात करना चाह रही हूँ वो मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए करवा दूँ। आज मैं बात कर रही हूँ कैप्टन रिटायर्ड नदीम खान से, और अब वो गुलमोहर सिटी के चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं कि गुलमोहर सिटी क्या है, उसके बारे में उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, एंड हाउ डज ही प्लान टू टेक द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, एंड बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सब आपसे पूछना चाहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन कि आप यहाँ आए। मुझे ये बताएं कैप्टन साहब, मैं सबसे पहले ये सवाल शुरू करूँगी कि आम तौर पे लोग ये सोचते हैं कि कराची शहर से दूर अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को किस तरह कन्विंस करते हैं कि गुलमोहर सिटी जो है वो वाक़ई एक मुस्तकबिल का शहर बन सकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बड़े सिटीज़ होते हैं, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। अब उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि सैटेलाइट सिटीज़ क्रिएट किए जाते हैं, टू कंट्रोल दी अर्बन डेवलपमेंट और बेहतर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। तो अभी आप देखिए, जो M9 है, कराची हैदराबाद मोटरवे जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ। जितने भी मेगा डेवलपमेंट हो रही है, वो इस एक्सिस के ऊपर हो रही है। चाहे आप उसको DHA देख लें या नेवल एंकरेज वगैरह, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि कराची शहर का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इधर की आबादी को सस्टेन नहीं कर सकता, बिल्कुल। और जो सर्विसेज हैं वो बेहतर अंदाज में प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसलिए सारी की सारी मेगा डेवलपमेंट इस एक्सेस के ऊपर हो रही है। और फ्यूचर में आप देखेंगी कि जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन नूरियाबाद वगैरह में हो रही है, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन शिफ्ट यहीं होगा, और कोई नेचुरल एक्सेस बनता नहीं है जिस पर पॉपुलेशन शिफ्ट हो सके। इसलिए आज जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे विल बी बेनिफिशियरी। और गुलमोहर सिटी भी इसी उसमें क्योंकि हम अब जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जैसे DHA आप देख लें, वो बहुत हाई एंड मार्केट है। तो हम जो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि एक आम आदमी की नीड्स को कैटर कर सके, और उनको लिविंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें फ्यूचर में। नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे जो इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, आमतौर पे ये देखा गया है कि वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उसके बरक्स होती है। आपका और गुलमोहर सिटी का इस पे क्या स्टांस है? मैं समझता हूँ कि देखिए, मार्केटिंग जो होती है, मार्केटिंग और साथ साथ उसकी एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम बहुत अच्छी एक हाइप क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं कि जी लोगों को ख्वाब दिखाते हैं जैसे कि हकीकत में कोई हम जन्नत बनाने जा रहे हैं। वेयर एज वो, क्योंकि आप देखें ये सारी चीज़ें तो एनिमेटेड होती हैं, तो इस पे ये हुँ। दिखाना बड़ा आसान होता है। असल चीज़ क्या होती है, मार्केटिंग भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दें। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी एग्जीक्यूशन। और अब जाहिर सी बात है, जिस तरह आप देख रही हैं कि इंफॉर्मेशन का दौर है, और लोगों की एक्सेस बहुत आसान है। तो अब आप देखें कि आप थ्रू मल्टीपल चैनल्स आप देख सकते हैं कि जी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, काम कैसा हो रहा है, एंड दैट इज़ द की। क्योंकि मार्केटिंग की एक लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 2 महीने 3 महीने उसकी कैंपेन की, उसके बाद अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे तो उसको सस्टेन नहीं कर सकते। कैप्टन साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अक्सर मार्केट के अंदर ये जनरल परसेप्शन है कि प्रोजेक्ट्स में एनओसी या तो नहीं होता, या एनओसी का प्रॉमिस होता है, वो बाद में नहीं होता। तो गुलमोहर सिटी इस बारे में लोगों को क्या गारंटी दे सकता है? देखिए, NOC के बगैर तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं कर सकते। अच्छा, इस हवाले से आप क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं जहां हम फॉल कर रहे हैं, उसमें 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो उधर जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये मेन रोड के ऊपर, इट हैज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रंट इस M9 एक्सेस के ऊपर। ओके। और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी साइट पे ब्रांडिंग की हुई है, डेवलपमेंट डेली कर रहे हैं।
तो इसमें इसलिए एनओसी का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अदरवाइज़ वैसे भी अगर कोई इसको वेरीफाई करना चाहता है तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे जाके भी वेरीफाई किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, कराची में रहने वाले और अक्सर लोग ये समझते हैं कि कराची से बाहर अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत मसले होंगे। लाइट का, पानी का, सिक्योरिटी का, जैसे हम पहले भी इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे। तो कैप्टन साहब मुझे ये बताइए कि गुलमोहर सिटी के ने इन चैलेंजेस के बारे में क्या सोचा है और इसका कंटिजेंसी प्लान गुलमोहर सिटी ने क्या बनाया है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, पहली तो बात ये है कि कराची के जो चैलेंजेस है ना, वो आउटसाइड दी कराची ये चैलेंजेस नहीं है। नंबर वन, आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, वहाँ पे वापडा है, के इलेक्ट्रिक नहीं, हैस्को जिसको हम कहते हैं, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर है ना, ये सरप्लस है। हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पावर शॉर्टेज है। पाकिस्तान के अंदर पावर सरप्लस है। प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का है। और अभी जिस तरह ये आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे एक्सपायर होने जा रहे हैं, तो वापडा जो है इसको इंश्योर कर रहा है कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या चीज़ें उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। अब जिस स्केल पे हम काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है हम उनसे ग्रिड ग्रिड लेंगे ताकि हम लोगों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कर सकें। एक बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है लोड शेडिंग का। तो उसके लिए हमने बैकअप प्लान बनाया कि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जिसमें विंड टर्बाइन्स हैं और साथ साथ जो सोलर एनर्जी है उस पे हम काम कर रहे हैं एज अ बैकअप, ताकि लोगों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वहाँ प्रोवाइड कर सके। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी है, पानी की बात की है। पानी आपको पता है कराची के अंदर तो एक मेजर चैलेंज है पानी का। वहाँ पे ये चैलेंज इसलिए नहीं क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत हाई है। गुलमोहर सिटी के अंदर हमने सारा उसका जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो सब कराया हुआ है। तो वहाँ पे इस किस्म का चैलेंज मौजूद नहीं है पानी के हवाले से। तीसरी जो चीज़ है, अब गैस का जो मसला है उसमें अब तो मुख्तलिफ उस पे भी काम कर रही हैं कि जी वो एलएनजी बेस्ड प्लांट्स लग जाते हैं। लेकिन बाय नाउ जैसे आपने और जगहों पे भी देखा होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वही एक चीज़ है, बिकॉज़ गैस एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते फ़िलहाल अभी तक के उसमें। तो वो हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की तो ठीक है, नहीं तो विल प्रोवाइड टू आवर रेजिडेंट्स। हम अपने रेजिडेंट्स को खुद गैस इन टर्म्स ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह वो देंगे। ये तो आपने बात कर ली बिजली, पानी की। लोगों का ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि जी प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते, डिलीवरी नहीं होती उन प्रोजेक्ट्स की और फिर उसका टाइमलाइन बढ़ता जाता है। तो गुलमोहर सिटी के लिए आपने क्या टाइमलाइन रखी हुई है? देखिए, हमने इसका आगाज़ किया था 2022 के अंदर और हमने 5 इयर्स का जो प्लान बनाया था। और उसमें मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको टाइम से पहले डिलीवर कर रहे हैं। जैसे हम ये पोज़ेशन जो है इसका ड्यू था 2027 में और अभी हम इसको 2025 में ही पोज़ेशन देने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 2 साल पहले हम लोगों को पोज़ेशन देने जा रहे हैं ताकि लोगों का जो एक ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि डेवलप नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा। अभी हमारा कमिंग नवंबर के अंदर एक पूरा ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी हम पोज़ेशन देने जा रहे हैं, ब्लॉक सी जो हमारा। उसके बाद हमने हर 2 महीने के बाद डिफरेंट ब्लॉक्स का है, उनकी ज़ाहिर-सी बात है जब एक चीज़ करते हैं, तो हम उसकी टाइमलाइन साथ-साथ देते चले जाएँगे। नेक्स्ट मंथ हमने एक इवेंट रखा है, वहाँ पे जिसमें हमने लोगों को बुलाया है कि आप आएँ और अपने फिज़िकल पोज़ेशन अपने जो प्लॉट्स का है वो ले लें हमसे। तो इससे क्या है कि लोगों को ये बात जो जनरली एक परसेप्शन होता है कि जी आप लोगों से पैसे लेते रहते हैं, काम नहीं करते, डिलीवर नहीं करते, डिले कर देते हैं। तो उसका बेस्ट आंसर यही है कि हम लोगों को ऑन ग्राउंड बुला के उनके हैंडओवर कर रहे हैं चीज़ें। कैप्टन साहब मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड से भी बहुत डरते हैं। आप बतौर चेयरमैन उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको किस किस्म की गारंटी देना चाहते हैं जो वाक़ई काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में यूजुअली फ्रॉड थोड़ा-सा होता है? ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। फ्रॉड तो ज़ाहिर-सी बात है रियल एस्टेट में पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड है कि लोगों ने पैसे दिए और वो 20-20 साल से ना प्रोजेक्ट डिलीवर होता है और ग्राउंड पे भी कोई काम नहीं होता। अच्छा, मैं इसमें कहूँगा कि देखिए, मैं हर कोई अपने बारे में अच्छी बात करता है। तो इसमें मेरे अल्फ़ाज़ से ज़्यादा अहमियत जो है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनकी होनी चाहिए। अब 2 चीज़ें होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करती हैं। नंबर 1 तो होता है कि उसके पास रेलेवेंट एनओसीज़ हों, डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स मौजूद हों, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो होती है कि उसकी एग्ज़ीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। अब क्या है कि हम तो इसको लोगों को एप्रिशिएट करते हैं कि वो जाएँ साइट के ऊपर विज़िट करें और हम खुद साइट पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, विज़िट्स कंडक्ट कराते हैं कि आप देखें कि हमारी डेवलपमेंट पेस किस तरह चल रही है।
फिर प्लस हमने एक अपनी एक ऐप डेवलप की है, जिसके थ्रू हमारी पास जो भी डेवलपमेंट अपडेट्स होती हैं वो रेगुलरली क्लाइंट्स को जाती रहती हैं, ताकि उनको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो तीसरा चीज़ होती है कि कोई लोग आपके नाम पे अगर पैसे ले रहे हो कि जी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, और बाज़ औक़ात होता है कि कुछ लोग आपके नाम से लोगों को भी फ्रॉड कर सकते हैं ना कि पैसे ले रहे हो। तो उस चीज़ को भी हमने कैटर फॉर करने के लिए किया है कि हमारा सिस्टम है कि जो भी हमारे पास बुकिंग कराता है तो वो हमसे 7 डेज़ के अंदर अंदर वेरिफिकेशन कर ले, और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पे कॉल करके चेक कर ले कि ये वाकई आपके प्रोजेक्ट में बुकिंग हुई है या नहीं हुई है, ताकि ये लोगों को आगे चल के नुकसान ना हो। हुँ। कैप्टन साहब, महँगाई के बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और महँगाई के इस दौर में अपना घर लेना तो एक ख़्वाब बन गया है। आप मुझे ये बताइए कि गुलमोहर सिटी आम आदमी का ये ख़्वाब किस तरह पूरा कर सकती है? अच्छा, ये कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आप देखें इधर की 95% जो पॉपुलेशन है ना, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो बहुत हाई है, और वो आप उनकी जो इनकम है उससे मैच नहीं करती। तो हमने इसको बड़ा इजी टर्म्स पे किया है। एक तो हमने ऐसी मार्केट को टैप किया है जो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज है। उसके लिए हमने बहुत इजी पेमेंट प्लान बनाया है, ताकि हर कोई वहाँ पे जो है अपना घर बनाने का ख्वाब है या प्लॉट लेने की जो चाह रहा है हुँ, वो एक्वायर कर सके। तो इट इज़ वेरी कस्टमर फ्रेंडली पेमेंट प्लान एक्चुअली। ओके। और लॉन्ग टर्म पे स्ट्रेच इसलिए किया है ताकि सब लोग इसको मैनेज कर सकें। कैप्टन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। वो ये है कि जहाँ लोग ये बात भी करते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए और नाकाम हो गए, मुझे ये बताइए कि गुलमोहर सिटी कैसे कामयाब होगा? वो क्या चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं गुलमोहर सिटी को एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्लांट बना सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 चीज़ होती है टाइमली एग्जीक्यूशन। कि आप आज जो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोगों से प्रॉमिस किया कि हम 5 साल में डिलीवर करके देंगे, और जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं 10 ईयर्स 12 ईयर्स पे, तो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि वो वाइबल ही नहीं रहता। हुँ। फिर लोग सोचते हैं कि यार मैंने प्लॉट बेचा था इतना सस्ता, या ये जगह इतनी सस्ती बेची थी, आज तो इसकी रॉ लैंड की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वहाँ पे जो फिर प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमली डिलीवरेंस। और टाइमली डिलीवरेंस के लिए यही है कि जो आपने काम है उसको, आपने जो अपने प्लान्स बनाए हुए हैं वीकली, मंथली, ईयरली प्लान्स हैं, उसको आप अमल करते चले जाएं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको डिले करेंगे तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहाँ पे भी अगर आप M9 की ख़ास तौर पे बात करें, कराची के किसी भी पार्ट की बात करें, तो प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन काम नहीं किया जाता। जब आप काम नहीं करेंगे तो डिलीवर नहीं होगा, और कोई इसमें वो नहीं है, रॉकेट अच्छा। साइंस नहीं है इसमें कोई भी। कैप्टन साहब, मुझे ये बताइए कि वहाँ गुलमोहर सिटी में जो रेज़िडेंट्स होंगे, वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस तरह, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शहर से दूर है, तो स्कूल से भी दूर होगा, तो उसको आप किस तरह कैटर करते हैं? देखिए, गुलमोहर सिटी जो है ना एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी है, तो वहाँ पे हमने हर चीज़ को कैटर फॉर किया। अभी आपने क्योंकि क्वेश्चन पर्टिकुलरली एजुकेशन का किया, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। एजुकेशन जो है किसी भी जो नेशन है उसकी बैकबोन है। आप दुनिया के अंदर देखें, अगर आप, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, हुँ। ठीक है? वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के थ्रू उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किया और ग्रो किया। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन पे, और ख़ास तौर पे ऐसी एजुकेशन पे जो कि अब दुनिया में जिसकी ग्रोइंग डिमांड है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है अभी। और आप देखें कि अगले 10 सालों में जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड नहीं होंगे, उनके लिए सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और मुख्तलिफ आप देखती हैं कि इधर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं जिधर एआई वगैरह पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो हमने वहाँ पे ये किया है कि जो पहला हम अपना इधर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स डेवलप करने जा रहे हैं, गुलमोहर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, उसका एरिया हमने रखा है 17,000 स्क्वायर यार्ड्स का। और उसके अंदर हम सारी वो एजुकेशन अपने बच्चों को आने वाले दिनों में इंशाल्लाह देंगे, जिसकी वर्ल्ड ओवर डिमांड है, और जिसके थ्रू लोग अपने आप को इस काबिल कर सकेंगे कि वो अच्छी अर्निंग कर सके, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक्स है, इस तरह की चीज़ें जो जो कि आजकल डिमांड में है।
और साथ साथ वहाँ पे सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इतनी जब हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो लोगों के जहन में अक्सर ये मुझसे भी पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट हमने इसको सब्सिडाइज इधर किया है, क्योंकि हमारे नज़दीक एजुकेशन जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिज़नेस नहीं है। तो वहाँ पे जो लोग भी रेजिडेंट्स होंगे उनको हम बहुत ही चीप कॉस्ट के ऊपर विदाउट प्रॉफिट ये सारी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो लोग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी हासिल कर सकें, बहुत ही लो कॉस्ट पे हासिल कर सकें और बाद में नेशन बिल्डिंग में अपना रोल प्ले कर सकें। कैप्टन साहब ये बताइए कि कराची से गुलमोहर सिटी इतना दूर है, तो इसकी कनेक्टिविटी किस किस तरह होगी? आपने क्या प्लान्स किए हैं? अच्छा, अभी आप ये देखें कि जैसे मलिर एक्सप्रेस का आपने नाम सुना होगा, जिसे इशारा भुट्टो कहते हैं। तो वहाँ पे अभी ये है कि इन्होंने फरवरी तक इसको लिंक करना है, जो गवर्नमेंट का प्लान है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर भी लिया है। काफ़ी सारे तो कायदाबाद तक तो आप इस पे जा सकते हैं आराम से। जी। तो आगे इनका प्लान ये है कि इसको M9 मोटरवे से कनेक्ट कर देंगे। अब जब इसको M9 मोटरवे से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर गुलमोहर सिटी और कराची सिटी का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 25 मिनट्स का डिस्टेंस रह जाएगा। अब उस 25, क्योंकि ये बिल्कुल आपका सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा और इसमें पोल्यूशन फ्री है। फिर प्लस ये कि इसके अंदर हम लोग जो हैं वो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी हमारे रेजिडेंट्स होंगे, हम मुख्तलिफ अपने इधर पॉइंट्स इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ से वो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बैठ के और गुलमोहर सिटी पहुँच सकेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि कराची के किसी एक शहर पार्ट से, फॉर एग्जांपल आप आई चुंदरीगढ़ से नाज़माबाद जाएं, या आई चुंदरीगढ़ से, या किसी जहां नर्सरी के इलाके से भी अगर आप मलिर के एरिया में जाएं, तो शाम के टाइम पे 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाता है अपने घर पहुंचने में। फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल देख लें, फिर आप जो पोल्यूशन देखते हैं वो सारा आप इफ़ेक्ट देख लें, और उसके अगेंस्ट अगर आप गुलमोहर सिटी में रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स में अपने घर में होंगे, और वो भी बड़ा पीसफुल सुकून से, बगैर किसी शोर शराबे के। नदीम साहब, आपने अभी सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट की बात की, लेकिन बहुत छोटी बात की। आप इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ी-सी और तफ़सील से बताएँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट भी है और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आपने इसको ऑपरेशनल बनाना है। अच्छा, इसमें हम जो है ना शटल सर्विसेज अपनी सर्विस शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास बसेज होंगी, और वो बसेज भी, जितनी भी शटल सर्विस है, जो बसेज हैं हमारी, वो सारी ईवी बसेज होंगी, ताकि एक तो इको फ्रेंडली भी हों, और इन्वायरमेंट को देखते हुए हमने उसको किया, और फिर उसकी उसकी कॉस्ट भी जाहिर सी बात है मैनेजेबल है। तो इस वजह से हम इसको विल बी इन अ पोजीशन कि हम इसको सब्सिडाइज कर सकेंगे लोगों के लिए, और ओवर चार्ज नहीं करेंगे। जो कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट होगी, जो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, वही हम उनसे लेंगे। कैप्टन साहब, मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट व्यू विला क्या है? आपने इसका नाम क्या सोच के रखा है? और क्या ये वाक़ई सच है कि फॉरेस्ट व्यू विला में 99 लाख रुपए में एक विला मिलता है? अच्छा, वैसे आपने एक गो में 3 क्वेश्चंस किए ना, तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसका नाम फॉरेस्ट व्यू विला क्यों रखा? देखिए, असल में क्या है कि अगर आप कराची को देखें तो ये कंक्रीट का एक जंगल है, और इस वक्त जो पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, और डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले तो ये कि जो गुलमोहर के अंदर फॉरेस्ट लगा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक बड़ा फॉरेस्ट बना रहे हैं, एक व्यू भी बड़ा अच्छा मिलेगा, नेचर फ्रेंडली है, और ये इट इज़ क्लोज टू द नेचर, तो इसलिए हमने इसका नाम भी नेचर के बेस पे ही रखा, फॉरेस्ट व्यू विला। दूसरी चीज़ जो आपने इस पे की कि क्या है, बेसिकली ये एक हमने प्लान बनाया है, 8 साल का पेमेंट प्लान बनाया है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि लोग 4 साल में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, 4 साल में अपने घर का पोजेसन ले लें, और बाकी की जो उनकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं वो वहाँ अपने घर में रहते हुए 4 साल में अदा करें। तो वो ऐसे ही होगा जैसे आप अपने घर में एक रेंट देते हुए अपने घर के मालिक बन जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपने 99 लैक्स का कहा है, तो अभी इसके प्राइसेस 99 लैक्स ही हैं, और जाहिर सी बात है ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज़, ठीक है। और बाय द टाइम हम ये लोगों को पोजेसन हैंड ओवर करते हैं तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है एक्सपेक्टेडली यही है कि ये डबल हो जाएंगे, और जब वो अपनी पेमेंट पूरी करते हैं तो उस वक्त तक और ये मज़ीद ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये एक लोगों को बड़ा बेनिफिट भी होगा। एक तो ये कि वो अपने घर के ओनर भी बन जाएंगे, साथ उनको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी मिलेगी। अब जैसे 99 लैक्स का है, तो हमने इसका प्राइस अभी इसलिए कम रखा है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ जाए, और मैक्सिमम लोग इधर इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें, और 99 लाख को भी हमने 8 साल पे स्ट्रेच कर दिया है। तो अच्छा, साथ हमने, जैसे मैंने आपकी एजुकेशन की बात की, साथ हमने इसमें एजुकेशन के बेनिफिट्स को भी कपल किया है।
तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप यहाँ रहते हैं तो आप एक घर का रेंट पे करते हैं, 7 बच्चों की फीस पे करते हैं, तो उस तमाम एक्सपेंस को आप जब क्यूमुलेट कर लेते हैं तो उससे बहुत कम में आप घर के मालिक भी बन जाएंगे और बहुत अच्छी एजुकेशन भी अपने बच्चों को दे सकेंगे। कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि ये 99 लाख रुपीस जो हैं उसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपने एक मार्केटिंग की कोई गिमिक लगाया है कि वो 1 करोड़ का ना हो और वो 99 में जो है साइकोलॉजिकल जो प्राइसिंग होती है वो है। ऐसा तो नहीं है? नहीं, इस तरह नहीं है। असल में जब हमने ये प्री लॉन्च में शुरू किया था तो तब हमने इसको 90 का रखा था, देन फिर ये 95 का हो गया और अब जब इसको हमने लॉन्च किया है, लोगों में लेके गए, तो 99 लेके, तो वो एक सिस्टम के तहत ही इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा तो फिर ये आपका जो, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इस पे नहीं अप्लाई करती? नहीं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग नहीं है ये अच्छा, नदीम साहब, आपने डिफ़ॉरेस्टेशन की बात की। मैं आपको थोड़ा-सा सवाल पूछना चाह रही हूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इसके ऊपर भी थोड़ी-सी रोशनी डालें कि गुलमोहर सिटी, आपने बताया कि डिफ़ॉरेस्टेशन और उसको किस तरह आप लिंक करते हैं टू क्लाइमेट चेंज, एंड आपके क्या व्यूज़ हैं कि ये चीज़ें जो आपने गुलमोहर सिटी में जिस तरह प्लान की हैं, ये किस तरह हमें हेल्प कर सकती हैं आगे जाके क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम के साथ? आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं, उसका 15% जो कंट्रीब्यूशन है दैट गोज़ टू डिफॉरेस्टेशन। यस। ठीक है? तो आप जब डिफ़ॉरेस्टेशन करेंगे तो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट आएगा। हुँ। अच्छा, जब फ़ॉरेस्टेशन आप करते हैं तो उससे बारिशें होती हैं, उसका अच्छा जो बारिश होती है, उसका जो पानी अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़ाया नहीं होता और ये अंडरग्राउंड जो आपका स्टोरेज है उसमें ऐड ऑन करता है। प्लस ये कि टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन उसमें प्रोवाइड करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है क्लाइमेट चेंज अब दुनिया के अंदर जो मेगा ट्रेंड्स हैं उसके अंदर क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और आप ये देखें कि अब पूरी दुनिया के बारे में इसके बारे में ही बात हो रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि देखिए हमारी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम फॉरेस्टेशन करें। तो जो पार्ट हम इसमें प्ले कर सकते हैं वो हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और इससे इसका अपने स्केल के ऊपर हुँ। जो मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ में करें काम क्लाइमेट चेंज के लिए, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जैसे आपने कहा कि इन योर ओन पर्सनल कैपेसिटी, इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, आप ये बात कर रहे हैं कि आपने इस चीज़ को बहुत कंसिडरेशन दिया है जी, कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज नहीं तो कल बल्कि हो ही रहा है, हम सब उसके इफ़ेक्ट्स तो देख ही रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप सोच रहे हैं कि शहर से दूर एक इस तरह का प्रोजेक्ट है जो सेल्फ सस्टेनिंग भी है, लेकिन वो ये सारे कंसिडरेशंस देख रहा है। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जो कोई भी चेंज है ना, जी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आपके अपने आप खुद बिल्कुल। से शुरू होता है कि मैं उस चेंज हुँ। को लाने में अपना क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। तो जब आप अपना रोल प्ले करते हैं, इस तरह सारे इंडिविजुअल्स अपना रोल आहिस्ता-आहिस्ता प्ले करते हैं, तो फिर ये कलेक्टिव चेंज नज़र आता है। और आपके केस में तो ये काफ़ी कलेक्टिव है क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारे रेज़िडेंट्स जी, जी। गुलमोहर सिटी में होंगे एंड दे विल प्ले देयर पार्ट डेफ़िनिटली। होपफुली। नदीम साहब, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई कि वो प्रोजेक्ट क्या है, उसके अंदर क्या-क्या सहूलतें हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि गुलमोहर सिटी का आपका 3 साल का या 5 साल का विज़न क्या है? तो उसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, विज़न जो है वो 3 साल या 5 साल का नहीं होता। विज़न जो है मैं यही ये सुनना चाह रही थी आपसे। अच्छा, विज़न हमारा गुलमोहर सिटी में या गुलमोहर ग्रुप का जो है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज़ करें, ताकि हर कोई अपना घर बना सके और हम सिर्फ घर नहीं बना सके, एक ऐसा लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड कर सके जहाँ पे उनके साथ सारी जो अलाइड फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और इन्वायरमेंट है, इन तमाम चीज़ों को एक लो कॉस्ट में केटर फॉर करके दे सकें और बजाय इसके कि मैक्सिमम बेनिफिट हम जनरेट करें, हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम बेनिफिट सोसाइटी को दिया जाए। नदीम साहब, ये बताइए कि गुलमोहर सिटी में हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटीज़ का क्या निज़ाम है? वहाँ पे हम हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल्स एक तो हम बड़े अच्छे डिज़ाइन के और खूबसूरत बना रहे हैं ताकि
सबसे पहले तो आप देखें यहाँ कराची में जब आप किसी सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आधे बीमार तो आप वहाँ जाके खुद ही हो जाते हैं ना, कि वो देख के हॉस्पिटल की कंडीशन। तो एक तो वहाँ पे हम जो उसका प्लानिंग है और जो उसके एलिवेशन है उसको बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन कर रहे हैं कि एक पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों पे ना जाए। दूसरी चीज़ जो है कि वहाँ पे हम बेसिक ओपीडी अपने तमाम रेजिडेंट्स के लिए फ्री रखेंगे, और ताकि अगर कोई डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराना है तो वो फ्री हो। एम्बुलेंस सर्विस होगी और बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे लोगों को। और वहाँ पे एक अभी बनाना हमने शुरू कर रहे हैं और बाकी और भी लाइन में है जिनको आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल्स बनाते चल जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि वाक़ई में हम जब हेल्थ केयर का निज़ाम देखते हैं तो हमें, जैसे आपने कहा, आधे बीमार तो हम देख के और जाके वहीं हो जाते हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है कि जो वहाँ हों उनको रियल टाइम एक्सेस मिले टू हेल्थ केयर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे आपने कहा, इट्स सेल्फ सस्टेनिंग। जी तो सेल्फ सस्टेनिंग का एक मेजर जो फाउंडेशन है वो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है। और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने वो दोनों ही कैटेगरीज को बखूबी जो है केटर किया हुआ है। सो कैप्टन साहब, अगर आपको मुझे कन्विंस करना हो एज अ कराचीआइट कि मैं कराची छोड़ के गुलमोहर सिटी में जाऊं, तो वो क्या 3 चीज़ें होंगी जिससे आप मुझे कन्विंस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कराची कि वो कितनी हाई है और क्या आप उसमें इधर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डेवलपिंग मार्केट्स, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ज़्यादा कहाँ आते हैं, जो डेवलपिंग मार्केट्स होती हैं। डेवलप मार्केट्स में इनका स्कोप बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये, जो जो फैसिलिटीज़ उधर हैं, अलाइड फैसिलिटीज़, बिकॉज गुलमोहर सिटी इज़ नॉट ओनली कि जी वहाँ पे हमने किसी को प्लॉट या घर दे दिया। हम उधर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं विच टेक्स केयर ऑफ योर टुडे एंड टुमारो इन अ सेंस कि जी वहाँ पे जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन तमाम फैसिलिटीज़ को कर रहे होते हैं और जिन इजी टर्म्स पे हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये जो है ये दिस मेक्स डिफरेंस। ये कन्विंसिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कन्विंस हो या नहीं, मैं काफ़ी हद तक कन्विंस हो गई हूँ नदीम साहब। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज़ अब जिस तरीके से लिविंग का स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज हो गया है, आई थिंक गुलमोहर सिटी इज़ प्रोबेबली समथिंग। और आउटस्कर्ट्स में भी काफ़ी अब आबादी है कराची की। सो काफ़ी हद तक कन्विंस हो गई हूँ। थैंक यू सो मच।